गुड आफ्टरनून क्लास। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, इससे पहले पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिए थे पढ़ाने। पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे आ गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। डेट बताओ भाई। 1974 से 1978। सही बता रही है। 74 से 78, 1974 से 78। पहली पंचवर्षीय, जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जो इंसान आजाद होगा तो खाने की तरफ भागेगा। अरे भैया, खाने, पेट में खाना नहीं होगा तो तुम दिमाग क्या लगाओगे? खाने से ऊर्जा बनती तो दिमाग लगता है। तो सबसे पहले खाना आया, मतलब कृषि पे फोकस करेंगे। जब खाना पेट भरा हुआ है तो कपड़े की तरफ ध्यान दोगे, नहीं दोगे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़े की तरफ ध्यान देंगे। कपड़ा कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में। इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करेंगे। जो कृषि क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अरे भैया, हम लोग मतलब आगे बढ़ ही रहे थे, अब पेट भर गया था, कपड़े खिया गए थे, अब सोच रहे थे एक मोटरसाइकिल आ जाए तो ठीक है। यही तो सोच रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल लेके आए, मतलब आर्थिक विकास पे फोकस किया, पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना पे उन्होंने हम पे धावा बोल दिया, भारत पे धावा बोल दिया। अरे भैया, तुम आगे बढ़ोगे तो पड़ोसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जो दूर रहता है, 4-5 घर 20 घर बाद रहता है, उसको तुम कहोगे बाबू आज हम ये बाइक लाए, तो कहेगा बहुत बढ़िया, कल तुम सियाज लाना, कहेगा नहीं? कहेगा चरपैया लाना, ठीक है। लेकिन पड़ोसी से अगर तुम कहोगे आज हम KTM लाए, तो कहेगा KTM लाए, फिर ठीक है KTM लाए, वैसे चल देगा। चल देगा नहीं चल देगा, है ना? होता है, ऐसा नहीं होता? और पड़ोसी अपना कौन है? पाकिस्तान और चाइना, सबसे खूंखार पड़ोसी। पड़ोसी भी कुछ अच्छे होते, कुछ खराब होते, है ना? जैसे बांग्लादेश ठीक ठाक है, अपनी निपटती, और नेपाल ठीक ठाक है, अपनी ठीक ठाक चलती। कभी ऐसा हुआ है तो युद्ध नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेपाल में हम लोग नेपाल लगता ससुराल है, होके आ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन चाइना, पाकिस्तान जाओगे तो तार के नीचे से जाओगे या फिर वीजा लेके जाना पड़ेगा। लेकिन नेपाल में कभी वीजा लेके जाते हो? क्योंकि वहां हम लोगों का बिल्कुल दोस्ती वाला सिस्टम है। कहते सीता जी नेपाल की थी, तो हम लोग मतलब वो है, ससुराल है वो। समझ में आ रहा है? तो बताओ, पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान से विवाद हुआ, फिर चाइना से विवाद हुआ। जब दो देशों से लड़ाई होगी तो बताओ सब विनाश हो जाएगा? नहीं विनाश हो जाएगा, खाने वाने के सब लाले पड़ जाएंगे। तो फिर इसको दुर्भाग्य योजना भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना इतनी ढह गई कि इसको दुर्भाग्य योजना कहते हैं। दुर्भाग्य योजना में एकदम हम लोग तबाह हो गए। जब तबाह हो गए, खाना पीना, अरे भैया जिस खेत में तोप चल रही है, खेत में तोप गिर रहे हैं, बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं, उसमें धान गेहूं कुछ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो बताओ सब तबाह हो जाएगा? नहीं तबाह हो जाएगा। तो हम लोगों को खाना तो भाई आवश्यक है, नहीं है? कितने दिन भूखे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसलिए हमने विदेश से खाना मांगा। किससे? अमेरिका से मांगा। अमेरिका इतना खतरनाक है, बहुत बदमाश है अमेरिका। वो क्या करेगा? घोड़े के दाना दे देगा, कहेगा ले घोड़े के दाना खाओ जाके। अच्छा, जो खाता है, जो खाने पीने की चीज मांगी वो नहीं दी, जो घोड़े को खिलाया घोड़े ने नहीं खाया, और वो सब भर के कहा भारत भेज दो इसको। भारत को तुम कुछ भी दोगे, गाली भी भारत को कोई देता तो सम्मान करता है उसका, क्योंकि यहीं पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को जब 4 लोग गाली दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये तुम बताओ, अगर कोई चीज तुमको दी जाए और तुम उससे इनकार कर दो तो बताओ किसके पास जाएगी? तो वो बौरा गए, कहने लगे हैं दोगे और हम दिए और तुम नहीं लिए, तो इसका मतलब हमारे पास हुआ। तो कह रहे ये गाली भी तुम्हारी हुई। समझ में आया नहीं आया? अब भैया ये कौन सा दाना दिए? घोड़े वाला दाना दिए, और घोड़े वाला दाना खाने योग्य नहीं है ना? और उस दिन भारत ने संकल्प ले लिया, कसम ले ली कि आज से हम किसी देश से खाने को नहीं मांगेंगे। इतना खाना अपने वहां उगाएंगे कि साला दुनिया को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आएगी हरित क्रांति। स्वामी उनको बुलाएंगे, किसको बताए थे?
स्वामी विश्व क्या बताए थे, देख लो, है ना। उनको बुलाएंगे और उसके बाद उनसे कहेंगे तुम दिमाग दो, और वो दिमाग में वो क्या लाएंगे, वो क्रॉप में क्या कर देंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी बना देंगे। क्रॉप को क्या बना देंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी बना देंगे। समझ में आ रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटी कैसे बनाए थे, सब बताए थे। जीन में फेरबदल करेंगे और जीन में फेरबदल करके हाई वैरायटी का क्रॉप उसको बना देंगे और बढ़िया उत्पादन होगा। और बढ़िया उत्पादन को हमको लोग क्या बनाएंगे, बहुत बड़ा एक भंडारण बनाएंगे। कहेंगे इतना बड़ा भंडारण, को भंडारण समझते हो, स्टोरेज, घर में स्टोर किया जाता है, उसको भंडारण कहते हैं। देश का जो स्टोरेज होता है बहुत बड़ा होता है। देश में बहुत बड़ा स्टोरेज बनाएंगे ताकि हमको दूसरे से मांगना ना पड़े, युद्ध चाहे जितने लड़े लेकिन भूख से मरना ना पड़े। समझ में आ रहा है। ये सारी पंचवर्षीय योजना बताते बताते किस पंचवर्षीय योजना पे आ रहे थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। इसमें प्राथमिकता किसको दी जा रही है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 5वीं पंचवर्षीय योजना को डीपी धर मॉडल कहते हैं। डीपी धर मॉडल नोट डाउन कर लो। डीपी धर, ये सब बताए थे। अनुमानित लक्ष्य हम लोगों ने सोचा था कि हमारे देश की कमाई होगी 4.4%, 4.4% देश की कमाई होगी, और होगी कितनी, 4.8%। मजा आया नहीं आया। देश की कमाई बढ़ेगी तो हम लोगों को खुशी होगी नहीं होगी। कितनी हुई देश की कमाई, 4.8%। ठीक है। 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी और मोरारजी देसाई की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी और मोरारजी देसाई की सरकार आ जाएगी। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने बताया था रोलिंग प्लान भी लाया गया था। रोलिंग प्लान पूछा जाता है, रोलिंग स्टेट पीसीएस में पूछा था, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय में आया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सब पढ़ा दिए थे, क्लियर है। मोरारजी देसाई की क्या आएगी, सरकार आएगी। मोरारजी देसाई की जब सरकार आएगी तो वो क्या करेंगे, वो भैया इस पंचवर्षीय योजना को ना चला के 1 वर्षीय योजना चलाएंगे। 1 वर्षीय योजना चलाएंगे। समझ में आ रहा है। अब डालो, ये पूरी पंचवर्षीय योजना समाप्त। अब डालो हेडिंग 6th 5-year प्लानिंग, 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। 1980 से 1985। आज पढ़ना है 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। कौन सी है, 6th 5-year प्लानिंग। इसमें भी फोकस किस पे किया जाएगा, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता देंगे गरीबी उन्मूलन, प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। 2 पॉइंट पे फोकस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो ये सोचेंगे कि देश की कमाई हम इस बार कितनी करेंगे, 5.2%। अनुमानित लक्ष्य, अरे भैया अनुमानित लक्ष्य ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अनुमानित लक्ष्य किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अनुमानित लक्ष्य कितना है सोचेंगे, 5.2%। 5.2%, लेकिन इससे ज्यादा देश की कमाई होगी। प्राप्त लक्ष्य होगा 5.7%।
5.7%। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। और फिर से इंदिरा गांधी कहलाएंगी। अरे जनसंख्या से बहुत परेशान है, इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा खाए जा रही जनसंख्या है। फिर से लाएंगी क्या? परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखो ये बात वास्तविकता है इसमें। तुम्हारे घर में मान लो कोई है तो वो उसके घर में बच्चे हो गए भैया 16 बच्चे हो गए, तो 16 है, बहुत लोग हैं, हमारी तरफ है, पूरी टीम तैयार करिए। टीम से भी एक एक्स्ट्रा है, क्रिकेट टीम में 11 और वो एक एक्स्ट्रा कर दिए कि कभी भेजना होगा तो पूरी अपने घर से पूरी टीम भेज देंगे, है ना। तो बताओ अगर 16 बच्चे हैं और 16 के 16 में स्किल नहीं है, ना उन्होंने पढ़ाई की है, ना उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी को सीखा है, कुछ नहीं सीखा है, पूरी जिंदगी छोटे से बकरी चढ़ाई। अब बताओ इनके अंदर स्किल नहीं है, तो बताओ ये उस घर के लिए सिरदर्दी बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? ये 16 के 16 लोग बन जाएंगे। इसी प्रकार इंदिरा गांधी कह रही है कि भैया जिस तरह तुम लोग जनसंख्या का विस्फोट कर रहे हो, 110 करोड़ जनसंख्या हो गई, 110 करोड़ जनसंख्या हो गई और इसमें से 40 करोड़ तो कुछ जानते ही नहीं। उनको बस ये पता है भैंस क्या है, बकरी क्या है और बंदर, ये सब पता, स्किल नहीं है। देखो अभी ये 16 के 16 लोग स्किलफुल होते, पढ़े लिखे होते और टेक्नोलॉजी से बढ़िया भरपूर होते, तो बताओ 16 लोगों की सैलरी कितनी बनी जाती? उस घर को कोई पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता। अब बताओ वो घर ताकतवर होता नहीं होता? 16 लोग अकेले अगर किसी घर से लड़ जाएं तो तुमको लगेगा पूरा जिला लड़ने आया है, नहीं लगेगा? अरे भैया जिसके वहां 5-10 लोग होते हैं उससे पड़ोसी नहीं बोलता है, कहता उनके वहां 6 लोग हैं और हम 2 लोग हैं, पीट पाट के निकल जाएंगे। और यहाँ देखो कितने 16 लोग हैं। तो बताओ अगर जनसंख्या अच्छी है, जनसंख्या खूब बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनसंख्या तब बढ़ाओ जब समझ जाओ कि हम जितने बच्चे हैं इनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। अगर योग्य जनसंख्या है, अगर योग्य जनसंख्या है तो देश बहुत ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? और इसमें अगर योग्य वाले नहीं है तो देश कैसे है? नीचे आएगा। यही वो लोग हैं जो इनको पता भी नहीं है CAA क्या होता है, लिए इतने बड़े हैं, गुम्मा अद्धा और गुम्मा लेके दौड़ाए सरकार को। ये सब स्किल वाले स्किलफुल नहीं है। गवर्नमेंट जो बिल लाती है, अपोजिशन इतना खचरा होता है, अपोजिशन, उसका नाम ही इसीलिए रखे अपोजिशन। वो अपोज करेगा ही करेगा, और अपोजिशन वाला चाहे बिल अच्छा है चाहे खराब है, अब वो अच्छा आएगा तब भी उसको अपोज करेगा, करता नहीं करता। अब बिपिन रावत जी बेचारे गुजर गए, उनके ऊपर टिप्पणी हो रही कि बताओ देश सुरक्षित नहीं है, जहां पे CDS जनरल मर गया वहां कभी भी देश भी पूरा मर सकता है। अपोजिशन वाले इतने खतरनाक होते, वो अपने घर को भी नहीं छोड़ते, समझ रहे हो? इसीलिए अपोजिशन वालों की तो बात ही नहीं। आप ठीक है, कोई बिल खराब आया तो अपोज करो यार, अच्छा लगता है तो अपोज करो, ठीक है। अब कोई ठीक ठाक बिल आ रहा उसमें भी अपोजिशन करते, अपने देश के हित के लिए तो तब भी अपोजिशन करते। अब मोदी जी राफेल मंगा लिए, राहुल जी बता रहे उसमें पैसा खा गया कहते नहीं कहते? नहीं सर यार ये नहीं कहते। तुम्हारे घर में कोई बढ़िया गाड़ी लेके चला है तुम्हारे घर में, तो 4 भाइयों में कोई बढ़िया KTM लेके आ जाए, तो एक भाई जो अपोजिशन वाला होगा वो मुंह फुला लेगा, कहेगा पिताजी का रुपया सब बर्बाद कर दिया, कहेगा नहीं कहेगा? वो ये नहीं सोचेगा चलो एक बाइक आ गई तो हम लोगों के प्रॉफिट के लिए, कभी जरूरत होगी तो इसको लेके जाएंगे। तो वो होते अपोजिशन वाले, इनकी खोपड़ी हमेशा वो, इनके पेच ढीले ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अनुमानित लक्ष्य कितना था? 5.2%, 5.7% ग्रहण किए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
कोई दिक्कत यहाँ तक? पहली बार ये पहली योजना है जहां पे सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में ये पहली पंचवर्षीय योजना है अभी तक जितनी आई है उसमें ये पहली है। प्रथम से लेके 5वीं तक कहीं पे हम तुमको बताएं कि सेवा क्षेत्र को प्रमोट किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन 6th वाली में क्या करेंगे? सेवा क्षेत्र को प्रमोट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? 6th पंचवर्षीय योजना कंप्लीट। 7th डालो, 7th 5 ईयर प्लान। 12 पढ़नी है पंचवर्षीय योजना, अभी 7 पे पहुंचे। बारह पंचवर्षीय योजना है टोटल। यही पंचवर्षीय योजना को मोदी जी हटा के लाएंगे नीति आयोग। अभी नीति आयोग चल रहा है। 7th 5 ईयर 7th 5 ईयर प्लानिंग। डेट डालो, 7वीं पंचवर्षीय योजना की डेट। 80 से 85 हो गया था, अब बस 5 साल बढ़ा दो। 85 से 90, 1985 से 1990। समझ में आ रहा है? इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी गुजर चुकी। इंदिरा गांधी जी प्लेन में टपक गई। ठीक है, प्लेन क्रैश कर गया। अब आएंगे, अब उनके जो बेटे हैं उनका क्या नाम था? राजीव गांधी। तो बताओ, देश का प्रधानमंत्री ही पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष बनता है नहीं बनता? तो राजीव गांधी क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और इसमें जो उपाध्यक्ष है ये सबसे खास है। उपाध्यक्ष है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। अध्यक्ष हैं राजीव गांधी। उपाध्यक्ष है मनमोहन सिंह। क्लियर है? इसमें प्राथमिकता देंगे विकास। प्राथमिकता लिखना। प्राथमिकता का मतलब समझते हो? फोकस करते हैं अपनी योजनाओं पे, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। प्राथमिकता विकास, आत्मनिर्भरता। देखो, तुमको ये सब ना याद रहे, विकास, आत्मनिर्भरता, ये प्राथमिकता किस पे दिए, तो कोशिश करना याद रहे तो ठीक है। नहीं याद रहता तो इसमें जो बहुत एकदम सटीक चीजें जो लाई गई, जैसे स्माइलिंग बुद्धा लाया गया था, है ना? और किसमें सबसे पहले परिवार नियोजन योजना लाई गई, और किसमें जो है नाबार्ड की स्थापना हुई, कौन सी पंचवर्षीय, ये सब टू द पॉइंट इससे बनेगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अब भैया तुम ही बताओ यार, सब पे तो विकास पे फोकस कर रहे नहीं कर रहे, सब पे तो यही लिखा रहे हैं आत्मनिर्भरता, विकास पे फोकस, है ना? और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? है ना? तकनीकी पे फोकस करेंगे, आत्मनिर्भरता पे, रोजगार पे फोकस करेंगे। तो बताओ, जब सब में वही कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? हाँ, ये है जो आईएएस का मेंस लिखते हैं उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है, वो लिख सकते हैं। एक वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लिखो। इसमें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। देखो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लिख देते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटर जो आज चलाते हो, खटपट खटपट कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर जो चलाते हो, आज तो सब कुछ कंप्यूटर से होता है। और ये जो मोबाइल है आजकल के, ये भी मिनी कंप्यूटर है। इसमें ऐसी कौन सी चीज अब बाकी रखे जो कंप्यूटर में है और मोबाइल में नहीं है ना? तो कंप्यूटरीकरण का शिलान्यास रखा गया। कंप्यूटरीकरण का शिलान्यास किया गया।
ये बताओ इंपॉर्टेंट है नहीं है ना? किस पंचवर्षीय में कंप्यूटर आए हैं? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। 1990 में जब ये मतलब आ रहा है, खत्म होने का समय आ रहा है, तब राजनीतिक बदलाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। राजनीतिक बदलाव होगा जिसके कारण पंचवर्षीय योजना की जगह इतना ज्यादा राजनीतिक बदलाव होगा जिससे ये जो अर्थव्यवस्था है ये ढहने लगेगी। इसमें देश का जो कमाई था, जो इन्होंने रखा था अनुमानित लक्ष्य 5% जीडीपी का रखा था, 5% जीडीपी का रखा था और 5% ही एडॉप्ट किया था, 5% ही प्राप्त भी किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजनीतिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहा था। इसी टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, वो भी बहुत सक्रिय हैं और बहुत महान आदमी भी हैं वो। मतलब वो ये लोग आए हैं ना, इनके बाद जब उनका समय आएगा तो वो ऐसे इंसान थे, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। लोग आते हैं तो वो फायदा ढूंढते हैं, अरे भाई कोई आएगा तो वो सोचेगा इतना हम रख दें कि हमारे आने वाली जो संतानें हैं वो आराम से बैठ के खाएं। वो बेचारे ऐसे थे कि जो उनके 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1 लाख रुपए जो उनको मिलता था उनकी मेहनत का, वो भी वो किस में लगा देते थे? देश में लगा देते थे। जब वो बेचारे मरे तब भी वो सारा पैसा कहाँ दे के गए थे? देश को दे के गए थे। आजकल कोई ऐसा नेता है? कोई है नेता ऐसा जो अपने जेब का पैसा देश पे लगाएगा? अरे बिल्कुल है भाई, मोदी जी। मोदी जी के कौन है भाई लेने वाला? मोदी जी के पीछे कौन है लेने वाला? अरे वाइफ को छोड़ दिए, वाइफ पता नहीं कहाँ है। और घर वालों को अगर ये घर का सपोर्ट करते, सोचो तो जो इनके घर वाले हैं एक सामान्य जिंदगी जीते, जैसे हम लोग हैं सामान्य जिंदगी जीते, वैसे वो लोग भी जैसे झोला पकड़ के सब्जी जाते हैं लेने बाजार। अब बताओ अगर ये सामान्य, अगर वो उनका सपोर्ट करते तो बताओ उनको लोग मार देते? नहीं मार देते, उनको किडनैप कर लेते। मोदी जी को फोन करते हैं बिल हटाओ नहीं तो इनको टिपका देंगे तुम्हारे भाई को, कहते नहीं कहते? अब वो सब जानते हैं भैया ये तो इनको कोई मतलब ही नहीं, वो तो देश के लिए जी रहे हैं, इनके भाई को मार भी देंगे तो इनको क्या कानूनी प्रक्रिया करवाएंगे बस। ठीक है, अटल बिहारी जी का दूसरा रूप कौन है? तो मोदी जी। अरे भैया जिसके आगे पीछे कोई बच्चे है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो देगा किसको? है ना? और किस लिए? मोह माया तो उसका हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। अब बताओ, देश से सबसे ज्यादा प्रेम अपने परिवार से होता है। अभी जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे छोटी इकाई परिवार होती है ना? सबसे ज्यादा तुमको जो प्रेम होगा अपने परिवार से होगा। पहले स्वयं से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, स्वयं से प्रेम होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेम परिवार से होता है, परिवार के बाद गांव से होता है, गांव के बाद जिले से होता है, जिले के बाद राज्य से, राज्य के बाद राष्ट्र से होता है नहीं होता? अब उनके पास भैया जो छोटी इकाई होती परिवार तो उनके पास है नहीं। अब उनके पास बचा क्या है? राज्य नहीं, गांव, जिला, राज्य और राष्ट्र। तो अपने जिस जिले में वो रहते थे, जिस राज्य में रहते थे, और उसको देखो क्या बना दिए, पर्यटन स्थल बना दिए। वहां जाओगे तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम धरती पे खड़े हैं या हम पहुंच गए कहीं जुपिटर पे पहुंच गए, है ना? इतना चमचम बिल्कुल चमकता ही रहता है, एकदम जबरदस्त। गुजरात वगैरह में एलईडी लगी हुई है, चौराहे पे एलईडी लगी हुई है, जबरदस्त एकदम A1 क्लास की व्यवस्था वहाँ पे। तो अपने पहले जब तुम बन जाओगे सबसे पहले अपने परिवार को बढ़ाओगे आगे। तो परिवार तो उनके है नहीं, वो तो बिल्कुल वो सोचते कि हम भैया अलग हैं, तो इसलिए वो अपने सबसे पहले राज्य को बढ़ाए हैं, उसके बाद अब किसको बढ़ा रहे हैं? राष्ट्र को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये पंचवर्षीय योजना में क्या लाया गया? कंप्यूटरीकरण। अरे यही होता है भैया, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमको भी मतलब कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। इंसान से मतलब होना चाहिए तुम्हें। जो पार्टी की तरफ भागता है, जो इंसान पार्टी को लेके चलता, वो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है, वही आगे जाके गड्ढे में गिरता है ना? अच्छा इंसान तुमको चुनना चाहिए। अच्छा इंसान हो, और वो चाहे हो 2 फीट का हो चाहे 3 फीट का, लेकिन वो अच्छा इंसान होना चाहिए। पार्टी की तरफ नहीं, अच्छे इंसान की तरफ जाना चाहिए, वोट उसको देनी चाहिए। इतना आया समझ में? अब यहाँ पे ये जो राजनीतिक गतिविधि है ये बदल जाएगी। तो अब 1991 में क्या आएगा? द्वितीय
अरे दोहरी 2 साल की 2 साल की योजना, 2 साल की योजना लेके आएंगे, 5 साल की योजना नहीं लाएंगे। अब देखो, योजना अगर ना लाई जाए, योजना हमने पहले ही बताया, योजना अगर ना लाई जाए, छुट्टी बोल दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूल में छुट्टी बोली जाए तो क्या कहते हैं हिंदी में? अवकाश कहते नहीं कहते? और अगर योजना में छुट्टी बोल दी जाए तो क्या कहेंगे? योजना अवकाश। तो बताओ 90 के बाद अवकाश बोल रहे नहीं बोल रहे? कह रहे योजना से अभी तुम्हारी छुट्टी है। अब 1991 और 1992 है ना, 1991-92 2 साल तक क्या रहेगा? योजना अवकाश। योजना अवकाश रहेगा तो क्या देश नहीं चलेगा? स्कूल में छुट्टी बोली जाती, तुम लोग पढ़ाई छोड़ देते हो। अरे भाई, स्कूल जब जाते होगे पहले तो छुट्टी बोली जाती होगी तो पूरा दिन, अरे हम कहते हैं 8 घंटा खेलोगे, 1-2 घंटा तो पढ़ते होगे, है ना। इसीलिए अब ये जो 1991 और 92, इसी 91 में, 1991 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आएगी देश में, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आएगी। आर्थिक मंदी इतनी आएगी कि उसको उसको फेस करना बहुत मुश्किल है। अपने देश के पास इतने डॉलर नहीं है भंडारण में कि वो पेट्रोल खरीद सके। अब समझना कारण क्या है। जब देश अपना आजाद हुआ, ध्यान से समझना, तो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं एलपीजी। 1991 में क्या आया था? एलपीजी आया था। एलपीजी जब आया है तब कौन है प्रधानमंत्री? और ये जो लाने वाले, जो इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सबसे मेन है फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मनमोहन सिंह। बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर ही पूरे देश का खाका देखेगा, पैसे वाला नहीं देखेगा। और वो जब गए पैसा देखने तो उन्होंने देखा कि हमारे वॉलेट में 1 भी रुपया नहीं है ना। और बताओ, युद्ध में तुमको टैंक वैंक चलाने में डीजल पेट्रोल की जरूरत होगी नहीं होगी? अपने देश से डीजल पेट्रोल निकलता है, कुएं हैं लेकिन इतना नहीं निकलता है कि देश का काम चल जाए। डिगबोई में बॉम्बे में कुएं हैं लेकिन वो सब खाली पड़े। तो बताओ, इनको पेट्रोल लेने जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इनके पास डॉलर होना चाहिए। और इनके पास क्या है? रुपया है। अब बताओ, ईरान, इराक वाले, अरब वाले रुपया लेंगे या डॉलर लेंगे? जो पूरी दुनिया में जिसकी वैल्यू है उसको लेंगे। वो गांधी को हम लोग समझते, गांधी छपे ले लो, अब वो गांधी को नहीं समझते। उनको एक बड़े बाल वाला चाहिए इंसान, बड़े बाल वाला, जो डॉलर में नहीं छपे हैं, है ना। उनको वो चाहिए। वो देखेगा, गंजे को नहीं लेंगे, अब गंजे हैं इनको थोड़ी ना लेंगे। वो वाली नोट दो जिसमें बड़े बाल वाला एक इंसान छपा है, वो कौन सा है? डॉलर। तो मनमोहन सिंह वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे, फिर फॉरेक्स में झांक के देखेंगे उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बताओ, डॉलर आने का तरीका क्या होता है? या तो विदेश वाला तुम्हारे वहां काम करे, या तो विदेश वाला तुम्हारे वहां आए डॉलर लेके, या फिर तुम जाओ विदेश डॉलर लेने। 2 ही काम हो सकते, नहीं हो सकते भैया। तुम विदेश जाओ कमाने, जब तुम विदेश अमेरिका में काम करोगे तो तुमको डॉलर देगा या रुपया देगा? वो तुमको डॉलर देगा। डॉलर आके तुम बैंक में दोगे, बैंक तुमको एक्सचेंज करके रुपया देगा? देगा नहीं देगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉक लगा दिया। लॉक अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ये है भारत, ठीक है। इस पे लॉक लगाया किसने? देश आजादी के बाद लॉक लगा दिया गया। ऐसे ऐसे जंजीर से बांध के यहां पे ताला मार दिया गया। यहां पे एक ताला मार दिया।
ताला मार दिया भारत पे, कहा भारत के बाहर ना हम व्यापार करने जाएंगे और ना किसी को करने देंगे भारत के अंदर, क्योंकि डर गए थे ना भैया अंग्रेज आए और 200 साल तक गुलाम बना के गए, तो रिस्क लेगी गवर्नमेंट? नहीं लेगी। जब देश आजाद हुआ तो उसने सबसे बोल दिया पूरी दुनिया से, ना हम किसी को अंदर आने देंगे अब, और ना हम यहाँ से बाहर जाएंगे। जब तुम बाहर जाओगे नहीं तो डॉलर आएगा कैसे? आएगा। कुछ लोग जो बाहर काम करते थे, कुछ लोग जो बाहर काम करते थे, जो भारत के लोग बाहर काम करते हैं, उनको अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। और वो जो पैसा भारत भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ सकता है ना? अरे भैया जब तुम व्यापार करोगे, मान लो तुम यहां से इस तरीके के बोर्ड बनाए और 1 लाख बोर्ड बेच दिए अमेरिका में, वो सब चले गए वहां पे, और उसके बाद उन्होंने डॉलर दे दिया। अब यहां से किसी को भेजोगे, वो वहां काम करेगा। वो भी ये अप्रवासी भारतीय वो थे जो गुलामी के समय भाग गए थे कनाडा और अमेरिका, गुलामी के समय। वो लोग यहाँ अपने परिवार को क्या भेजते थे? रेमिटेंस, डॉलर भेजते थे, और इसी डॉलर को कन्वर्ट करके उनके पिताजी को क्या दिया जाता था? रुपए दिया जाता था। लेकिन क्या ये इतना डॉलर है कि इससे जो सारी अपनी जो नीड है वो पूरी की जा सके? नहीं है। तो इसीलिए ये जो जंजीर बंधी हुई है, इसको खुलवाएगा कौन? इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अब ये कहां पे जाएंगे? ये भैया डॉलर मांगने कहां जाएंगे? जहां डॉलर बनते हैं। डॉलर कहां बनते हैं? अमेरिका में। अमेरिका जाएंगे संगठन में। जब ये संगठन जाएंगे और ये वहां कहेंगे कि हमको डॉलर चाहिए, डॉलर, तो वो कहेंगे हम तुमको डॉलर दे देंगे, लेकिन तुमको 3 मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। 3 शर्तें हैं जो तुमको पूरी करनी पड़ेंगी। तो कहेंगे वो 3 शर्तें कौन हैं? तो ये कहेंगे एक है एल, एक है पी, एक है जी। तो मनमोहन सिंह सोचेंगे ये कहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात तो नहीं कर रहा है ना? एलपीजी का मतलब, यही तो एलपीजी का फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये एलपीजी हमको बताने जा रहे हैं? नहीं, हम बताने जा रहे हैं एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब समझना, ये जो लिबरलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं निजीकरण। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसी से ताला तोड़ा जाएगा किसका? भारत का। समझ में आ रहा है? अब देखना कैसे। मनमोहन सिंह गए और पैसे मांगने लगे। पैसे मांगा तो उन्होंने कहा भैया ऐसे पैसे हम नहीं देंगे, इतना ज्यादा पैसा डॉलर हम नहीं देंगे तुमको 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। तो 3 शर्तों में वो क्या बता रहे हैं? इनसे बार बार इशारा कर रहे हैं। 3 मतलब क्या है? एक कह रहे हैं एल, एक कह रहे हैं पी, एक कह रहे हैं जी, है ना? तो बताओ, हम लोग तो पहले क्या जानते थे? एलपीजी का मतलब होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, होगा नहीं होगा? तो उन्होंने कहा अरे बाबू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह को बिठाया आके और उनको समझाया, कहा इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, इसको कहते हैं निजीकरण और इसको कहते हैं वैश्वीकरण। तीनों शब्द के मतलब बताए। उन्होंने कहा ये तीनों शब्द तुमको अपने भारत पे लागू करने पड़ेंगे, तब हम तुमको पैसा देंगे। समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? तो उन्होंने भैया इनसे बोले कि तुमको उदारीकरण, उदारीकरण। मनमोहन सिंह उस टाइम के बहुत ब्रिलियंट इंसान थे। अरे भैया फाइनेंस मिनिस्टर कोई ऐसे नहीं बन जाता है ना? उसके अंदर बहुत स्किल होती है, वो बनता है। इन्होंने कहा उदारीकरण मतलब भैया हमको क्या होना पड़ेगा? कहने लगे तुमको उदार होना पड़ेगा। उदार मतलब तुमको अमरीश पुरी से क्या बनना पड़ेगा? शक्ति कपूर। अमरीश पुरी से क्या बनना पड़ेगा? शक्ति कपूर बनना पड़ेगा। अमरीश पुरी होता है विलन, होता नहीं भी होता है। तो कहने लगे तुमको अमरीश पुरी से शक्ति कपूर बनना पड़ेगा। तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं, हमारे वहां तो मूवी में कभी भी हो शक्ति कपूर अमरीश पुरी बदल जाते हैं। कभी कभी अमरीश पुरी विलन होता है,
कभी कभी देखो फिल्म में वो बहुत बढ़िया हीरो का पिताजी बना होता है ना, कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, शर्तें बहुत अच्छी रखी है इसलिए। फिर उसके बाद कहा तुमको निजीकरण करना पड़ेगा। निजीकरण का मतलब ये होता है जो तुम सरकारी कंपनी खोले हो। पहले भैया स्टील, लोहा, तेल सब सरकार बनाती थी। एक सरकार का चैनल भी था, वो जो न्यूज वाला, राज्यसभा लोकसभा, है ना। कहा भैया तुम सरकार हो और तुम क्या करो, तुम लोक कल्याण का काम करो। तुम सरकार हो, हम लोग सरकार है तो लोक कल्याण का काम करते हैं। बिजनेस हमारे वहां के लोग करते हैं, और तुम तो साला सरकार भी हो, बिजनेस भी करते हो, तुम हो क्या हमारी नहीं समझ में आ रहा। एक अपना रूप सेलेक्ट करो, या तो तुम बिजनेसमैन बनो और या तो सरकार बनो। तो उन्होंने कहा सरकार वाले में ज्यादा फायदा है। कहा ठीक है, हम निजीकरण को भी अपना लेंगे। उदारीकरण समझ लो, अमरीश पुरी से शक्ति कपूर। निजीकरण में क्या करना है इनको, ये जो प्राइवेट जो सरकारी कंपनी है इनको बंद करके प्राइवेट कंपनी को प्रोत्साहित करना है। नटराज पेंसिल प्राइवेट बनाती है सरकारी, अगर ये निजीकरण नहीं आता तो आज नटराज पेंसिल भी आ रही होती सरकारी, है ना। पेंसिल और पेन भी सरकारी आते हैं, समझ में आ रहा है। फिर इनसे कहा तुमको एक और शब्द उठाना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन। कहा ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब, पहले लगे इसका मतलब है वैश्वीकरण। पूरे विश्व से तुम व्यापार करोगे, पहले समझ लो, और पूरा विश्व तुमसे व्यापार करेगा। तब इनको समझ में आया, अच्छा ये जो लॉक लगा के पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, इसको तोड़ना चाहता है अमेरिका। समझ में आ रहा है। इस शब्द के द्वारा क्या तोड़ दिया जाएगा, भारत पे जो लॉक लगा था इसको चाबी लगा के, चाबी किसकी लगाई, ग्लोबलाइजेशन की चाबी, जैसे लगाया खोल दिया। अब खुल गया, इसमें बताओ लॉक खुल गया नहीं खुल गया। अब सब विदेशी धमक के आएंगे कहां पर, भारत में, और सारे भारतीय कहां व्यापार कर सकते हैं, विदेश में। अब सोचो तुम, इसमें उसका क्या फायदा है। उसने $1 ट्रिलियन दे दिया, इन 3 शब्दों पे उसने $1 ट्रिलियन उधार दे दिया। उसका पता क्या फायदा है कि भैया ये जो भारत है ये बहुत समृद्ध देश है, यहाँ पे गेहूं, चावल, धान खूब समृद्ध है, खनिज वगैरह खूब होते हैं। अब बताओ अगर अमेरिका को लोहे की जरूरत है, अमेरिका को लोहे की जरूरत है और सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कर रहा है चाइना, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कर रहा है चाइना, और चाइना कहेगा हम तुमको 100 रुपया किलो देंगे लोहा, और इनको चाहिए लोहा, तो बताओ 100 रुपए किलो लेंगे नहीं लेंगे। अब इनके पास दूसरा भी विकल्प आ गया, कौन, भारत आ गया। अगर वो 100 रुपए किलो देगा तो 100 रुपए किलो लेंगे, कहेंगे भाई चट्टा तुमसे नहीं लेंगे, अब हम इससे लेंगे 50 रुपया किलो लेंगे। तो बताओ चाइना ऑटोमेटिक अपने रेट घटाएगा नहीं घटाएगा। तो बताओ पूरे विश्व व्यापार, जो इतना विश्व व्यापार है, पूरी दुनिया में व्यापार होता, तो पूरे व्यापार में सब मार करके डस्टर से लोहा, स्टील सबके रेट घटेंगे, घटेंगे नहीं घटेंगे। ये दिमाग लगाया था उस टाइम पे, समझ में आ रहा है। अब ये शब्दों का मतलब समझ में आया। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और इसका क्या मतलब है, वैश्वीकरण। एक कहावत सुनी होगी कि भैया जब कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, खड्डा, तो उसमें जाके वही गिरेगा। इन लोगों ने सोचा था भारत के लिए, भारत को हम बिल्कुल नीचे कर देंगे और भारत इन्हीं चीजों से आगे बढ़ जाएगा और 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके आगे कल यहीं से पढ़ाएंगे।